देखिए, आज पहला क्लास जो हिस्ट्री का है, इस पे हम लोग बहुत सारा फैक्टर्स इसमें भी देखेंगे। और ये दिल्ली पे है, दिल्ली का फैक्टर होगा और कुछ बहुत सारे पॉइंट जो हमारे नेशनल एंथम का होगा और रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ मैटर होगा, दिल्ली दरबार का मैटर होगा। ये बहुत सारे मैटर इस पे डिस्कस किए जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और सभी स्किप नहीं करना है। आप जो है कि इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी होगा। और इसमें पहला हम लोग दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले दिल्ली जो दिल्ली था, उस दिल्ली को किस नाम से जाना जाता? तो पांडव का ये जो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का एक पुराना नाम, जिसको ये जो इंद्रप्रस्थ था एक कैपिटल था, कैपिटल ऑफ पांडव। पांडव का एक कैपिटल था, ये पांडव का कैपिटल था। और वो पांडव कौन? तो महाभारत, है ना। ये महाभारत के जो पांडव थे उनका एक कैपिटल जो इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं 7 सिटीज ऑफ दिल्ली, जिसको ओल्ड दिल्ली बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट जो है 7 सिटीज ऑफ दिल्ली, यानी ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड दिल्ली के अंदर में, ओल्ड दिल्ली में हमारा जो 7 सिटीज का कॉन्सेप्ट है, उसको नंबर बाय नंबर याद करने का मैंने एक ट्रिक भी दिया हूँ। तो इसका नंबर बाय नंबर कैसे 7 सिटीज ऑफ दिल्ली को याद किया जाएगा, उसके लिए है ला सीरी तू जाके पूसा। मतलब पूसा कोई है, उसको बोला जा रहा है कि तू जाके सीरी, मतलब ला सीरी तू जाके। इसमें जो ला है पहला सिटी है, ये फर्स्ट सिटी है। गौर करना है इसमें थोड़ा, इसका भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। तो पहला सिटी है। इस फर्स्ट सिटी के लिए इसको बिल्ड किसने किया था? तो ये जो बिल्ड जो किया गया था तोमर के द्वारा। तोमर्स ने इसको बिल्ड किया था। और तोमर्स के बाद इस पे कौन आ गया, कौन कब्जा कर लिया? तो चौहान ने किया। ये भी माइंड में रखना है कि तोमर्स ने ये जो सिटी, जो पहला सिटी का नाम क्या था? लालकोट। लालकोट था पहला सिटी जो था दिल्ली का पहला सिटी, लालकोट। इसको बिल्ड किसने किया? तोमर ने। तोमर के बाद इसको कब्जा किसने कर लिया? तो चौहान रूलर ने कर लिया। चौहान रूलर्स ने तोमर से कब्जा कर लिया। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में जो पॉइंट है सीरी। तो सीरी क्या है? तो सीरी सेकेंड सिटी है। सीरी, एस फॉर सेकेंड और एस फॉर सीरी, यहाँ भी पैटर्न बैठ जा रहा है। तो हमारे पास क्या है? ये सेकेंड सिटी है। सेकेंड सिटी है जो सीरी। इस सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड करवाया। ये है अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड करवाया था इस सिटी, ये सेकेंड सिटी ओल्ड दिल्ली का। अब ये है तू के अंदर में तुगलकाबाद हो गया। तू यानी सेंस तुगलकाबाद। और ये तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद ये थर्ड सिटी है। तुगलकाबाद जो है ये थर्ड सिटी है, थर्ड सिटी है। और इस थर्ड सिटी को जो बिल्ड किया गया, ये गियासुद्दीन तुगलक ने बिल्ड किया। तो थर्ड सिटी को बिल्ड किसने किया? ये थर्ड है। और ऑर्डर में है लिखा हुआ, आप ऑर्डर के अनुसार जा रहे हैं। ला सीरी तू जाके पूसा में ऑर्डर के अनुसार देखिए। ये थर्ड सिटी है और इसको बिल्ड किया गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने इसे बिल्ड किया। इसके बाद हमारा फोर्थ में आ रहा है जा। मतलब फोर्थ सिटी कौन है? ये फोर्थ सिटी हमारे पास जहानपना। जहानपना ये फोर्थ सिटी। और ये फोर्थ सिटी को जो ये बिल्ड किया गया, ये फोर्थ सिटी को जो बिल्ड किया, किसने बिल्ड किया? ये सब याद रहना चाहिए, सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ये फोर्थ सिटी है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने, कासिम नहीं, तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बिल्ड किया, ये फोर्थ सिटी। और इसका नाम जहानपना। उसके बाद एक जाके के यानी कोतला, के वाला का मैं पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। कोतला फिरोज शाह।
कोतला फिरोजा ये 5th सिटी है, और इस 5th सिटी को किसने बनाया था, किसने जो है इसको बिल्ड किया था? इस 5th सिटी को जो बिल्ड किया है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बिल्ड किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बिल्ड किया। और नेक्स्ट है हमारे पास में जाके पूसा में पू आ रहा है, पूसा का पू, तो पूसा ये जो पू है यानी पुरान किला। देखिए पुरान किला है, पुरान किला, और दीनपना, ये दीनपना ये हुमायूं के द्वारा है, पुरान किला शेरशाह सूरी के द्वारा है। और वही शेरशाह सूरी जिसने बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम के अंदर में हुमायूं को हराया था, और हुमायूं हार करके भाग चला था यहाँ से। तो जब हुमायूं भाग चलता है तो उस वक्त में दिल्ली पर जो राज करना शुरू कर देता है बिहार का सम्राट, बिहार का राजा जिसका नाम शेरशाह सूरी है, और वही ने जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया, ये भी माइंड रखना है, जीटी रोड, तो जीटी रोड भी इसने बनवाया। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा सूट डायनेस्टी, आ जाएगा दिल्ली पे, सूट डायनेस्टी आ जाएगा। हालांकि ये डायनेस्टी ज़्यादा दिन चल नहीं पाए, ये डायनेस्टी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा वहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो ये पुरान किला है, दीनपना है। अब है हमारे पास में ये जो दीनपना है हुमायूं के जरिए है, पुरान किला है शेरशाह सूरी के। ये जो हमारे पास कौन से नंबर का सिटी हो गया, इसी सिटी को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा 6th सिटी, 6th सिटी है, 6ठे नंबर का सिटी। और है शाह का मतलब शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, बिहार का जहानाबाद में शाहजहानाबाद। ये शाहजहानाबाद के अंदर में आज का जो दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक है, चांदनी चौक वो इसी पोर्शन में आता है, शाहजहानाबाद, मतलब ये इसमें इंक्लूड है चांदनी चौक, चांदनी चौक। ये चांदनी चौक जो शाहजहानाबाद, इसको बिल्ड शाहजहां ने करवाया, शाहजहां ने करवाया। तो ये हमारे पास 7th सिटी के रूप में है, ये 7th सिटी है, 7th सिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड रहना चाहिए, और कोई टेंशन नहीं है कौन नंबर का सिटी है, आपको ट्रिक मालूम है, ट्रिक के अनुसार चलते रहिए, हर एक नंबर में अरेंज किया हुआ है। ला सीरी तू जाके पूसा के। देखिए ये जो पोर्शन था, ये जो स्टार्टिंग का जो पीरियड था, ये ओल्ड दिल्ली के अंदर में आता था, पुरानी दिल्ली के अंदर में। और ये मुगल का, दिल्ली के ऊपर में ज़्यादा बोलवाला मुगल का रहा, और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जैसे कि अंग्रेज के पास में कॉन्सेप्ट आता है, और वो दिल्ली में कलकत्ता से अपना जो कैपिटल इंडिया का था उसको दिल्ली में लाएंगे, वो कॉन्सेप्ट को हम लाएंगे थोड़ा लास्ट में तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी पहले हम लोग इस पॉइंट के बाद में, ये जो पॉइंट हमारे पास क्लियर होता है, तो इसी के बाद में एक और पॉइंट को हम लोग समझते हैं। एक और पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रपति भवन, जो टॉप में भी लिखा हुआ है, पहले इसको भी समझ लिए तो टॉपिक बढ़ाते हैं आगे। ये राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंशियल हाउस है। ये राष्ट्रपति भवन को 1950 तक जो है कि वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी माइंड में रखना है कि जो हमारा प्रेसिडेंशियल हाउस है, इसको 1950 तक किसके नाम से जाना जाता था, वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। और ये जो वायसराय हाउस था, जिसको हम राष्ट्रपति भवन बोल रहे हैं, ये कहाँ है, तो हमारे रायसीना हिल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायसीना किस हिल पे राष्ट्रपति भवन है, तो रायसीना हिल पे। तो रायसीना हिल पे उसके टॉप पे बनाया गया है राष्ट्रपति भवन है सो। और देखिए दिल्ली को डिजाइन करने के लिए बीच में भी आएंगे आपके पास में, जैसे कि मुगल का था, तो मुगल का एक अपना आर्किटेक्ट चलता था, मुगल का स्टाइल दूसरा था। मुगल वगैरह जहाँ रहते थे वहाँ का जो नाला वगैरह का जो सिस्टम होता वो कवर्ड नहीं होता था, उतना क्लीननेस नहीं देखने को मिलता था। इसीलिए जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज वहाँ को लाइक नहीं, उस जगह को लाइक नहीं किए, बोले कि नहीं भाई, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से ये वाले एरिया छोड़ करके थोड़ा दूरी चलते हैं और एक नए दिल्ली का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग न्यू दिल्ली के नाम से जान रहे हैं। तो वहाँ से दूर भागे क्यों, क्योंकि वहाँ ना नाला था, सफाई ना, प्लस आर्किटेक्ट भी जो था बिल्डिंग वगैरह का वो मुगलों का था, तो मुगलों का नाम जाना जाता आने वाले समय में। प्लस वहाँ के लोग नहीं, यानी जो इंडियन ये नहीं समझ पाते कि अंग्रेज हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो इस बातों को लेकर वो क्या किए, वो साइड चले गए, थोड़ा दूरी चले गए पुराने एप्स वाले 7 सिटीज के एरिया से, और वहाँ पे एक न्यू दिल्ली का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसी में हमारा जो है कि राष्ट्रपति भवन वगैरह बनवाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन हमारा न्यू दिल्ली एरिया का पार्ट में चला आता है, तो राष्ट्रपति भवन बनवाते हैं। तो इसको बनवाने के लिए, आर्किटेक्ट करने के लिए 2 ब्रिटिशर्स को बुलाते हैं। ब्रिटिशर्स जो होते हैं
दो को बुलाते हैं, 2 आर्किटेक्ट को बुलाते हैं ब्रिटेन से, और 2 आर्किटेक्ट में है हर्बर्ट बेकर है। हर्बर्ट बेकर का नाम रखना है दिमाग में, मैं लिखा भी हुआ हूँ कि हर्बर्ट बेकर होते हैं और एक एडविन लुटियन होते हैं। ये 2 ब्रिटिशर्स को बुलाया जाता है और ये दोनों को दोनों अपना आर्किटेक्ट में काफ़ी फेमस होते हैं ब्रिटेन के अंदर। अब ये आकर के हर्बर्ट बेकर क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बर्ट बेकर किसका डिजाइन करता है, तो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का डिजाइन करता है। ये बिल्डिंग क्या है भाई, तो ये बिल्डिंग जो है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह के लिए है, तो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री या जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में जो मिनिस्ट्रियल लोग हैं उन लोग के लिए बिल्डिंग है, उनके हाउस हुआ है, तो ये इसको सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बोल रहे हैं। इसी में क्या है हमारे पास में, इसी में हमारा प्रधानमंत्री का हाउस मतलब पीएमओ हाउस भी है। तो पीएमओ हाउस का सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का जो ये डिजाइन किए हैं वो हर्बर्ट बेकर ने किया। हर्बर्ट बेकर ने इन सभी का डिजाइन किया। साथ साथ आज जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का भी डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया। तो हर्बर्ट बेकर ने मतलब सबसे ज्यादा उसको डिजाइन करने में अगर रोल रहा, हाथ रहा उसका आर्किटेक्ट करने के पीछे, पार्लियामेंट हाउस का, पीएमओ हाउस का मीन्स प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, आवास है, उस हाउस का, और उसके बाद में आप बोल सकते हैं जो मिनिस्टर, जो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट का जो भी जो मिनिस्टर वगैरह हैं उन लोग के जो स्टेट बिल्डिंग वगैरह का, इन सभी में जो हाथ है वो किनका है डिजाइन के पीछे, आर्किटेक्ट पीछे हर्बर्ट बेकर का। अब हर्बर्ट बेकर की बात जब हो जा रही है तो इसी के बाद में एक एडविन लुटियन है, लुटियन ने डिजाइन किया था। इसमें बहुत सारा पॉइंट है। तो एडविन लुटियन ने जो डिजाइन किया था वो इंडिया गेट का डिजाइन किया। इंडिया गेट के साथ साथ प्रेसिडेंशियल हाउस का भी डिजाइन किया। ये प्रेसिडेंशियल हाउस का और इंडिया गेट इन दो मेन चीजों का डिजाइन किया, मेन 2 चीज का। इसके बाद में डिजाइन बहुत सारा है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक होगा कौन सा, प्रेसिडेंशियल हाउस, और दूसरा जो इसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और दूसरा जो आप बोल सकते हैं ये इसके अंदर में जो डिजाइन लुटियन ने जो किया है वो इंडिया गेट का किया है। और इंडिया गेट का डिजाइन क्यों, देखिए इंडिया गेट जो था, जब हम लोग जानते हैं इसका इंडिया गेट जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, पहले वर्ल्ड वार के समय में जो हमारे जो लोग जो थे, हमारे सोल्जर जो थे उसमें पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटेन की तरफ से, और जिसके कारण क्या हुआ कि वो लोग मारे गए थे। तो जो भी सोल्जर हमारे मारे गए हैं उन सारे सोल्जर का नाम इसी इंडिया गेट के ऊपर इंस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। सारे सोल्जर लगभग 90,000 सोल्जर जो है, लगभग 90,000 सोल्जर्स का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। किस पे, इंडिया गेट पे इंस्क्राइब किया हुआ है, इसी इंडिया गेट। और इस इंडिया गेट को और इसका क्या बोलते हैं प्रेसिडेंशियल हाउस को डिजाइन किसने, लुटियन ने किया। मेनली अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके पीछे गया, डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर गई है तो एडविन लुटियन का, इन्हीं का नाम को मेंशन करना है। और इन्हीं के मेमोरी के लिए, इसी को मेमोरी के लिए जो लोग मारे गए थे उनकी याद के लिए इंडिया गेट को बनाया गया। कैसे याद के लिए, आपको माइंड बैक कैसे था, नाम भी तो इंस्क्राइब किया हुआ है उन लोगों पे, उन लोगों का नाम भी इंस्क्राइब किया गया है। लगभग 90,000 लोगों का नाम जेएनयू में इंस्क्राइब किया। अब देखते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स मारे गए थे, अब है इसके बाद में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट इधर का क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दिल्ली दरबार की कॉन्सेप्ट, और ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए दिल्ली दरबार इंडिया के ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिशर्स जो लगवाते थे, तो दिल्ली दरबार मतलब उनके लिए गवर्नर होते थे। वो लोग जो क्या करते थे, मतलब उनका वायसराय वगैरह हो गए, जो मेन जो अधिकारी होता था वो लोग आयोजित करता था। तो इसमें 3 दिल्ली दरबार लगा है। दिल्ली दरबार, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 3 दिल्ली दरबार लगे, और इसमें तीनों को भी देखेंगे समझ में आए। एक दिल्ली दरबार 1877 में लगा, एक दिल्ली दरबार 1903 में लगा है, और एक दिल्ली दरबार जो लगा 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911। ऐसे अगर देखा जाए, अगर काफी डेप्थ में जाइएगा तो 9 दिन का दरबार था। तीसरा जो दिल्ली दरबार था ये 9 दिन का था, ये तीसरा वाला है, थर्ड है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। ये 9 दिनों का दिल्ली दरबार जो 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला। लेकिन मेनली जो है एक्सेप्ट किया, मेनली जो इसमें बहुत सारे वर्क डिसीजन लिए गए वो 12 दिसंबर 1911 को लिए, लेकिन ये 9 दिन का चला, 7 से 16 दिसंबर तक चला। तो अब इसमें 12 दिसंबर 1911 वाला है। तो पहले 1877 जो पहला दरबार दिल्ली लगा,
इस दिल्ली दरबार का आयोजित कौन किया था, इस दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? इसको आयोजित करने वाले जो हैं वो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन है, ये भी माइंड में नाम रखना है कि लॉर्ड लिटन ने इसको आयोजित किया। और ये किसके लिए था? तो महारानी एक विक्टोरिया है, तो उनके लिए था, महारानी विक्टोरिया को लेकर आयोजित। और यहाँ ध्यान देना, महारानी विक्टोरिया को लेकर ये जो पहला दिल्ली दरबार जो था। अब महारानी विक्टोरिया, यहीं पे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री बोला गया, भारत की साम्राज्य किसको बोला गया? तो ये महारानी विक्टोरिया को बोला गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को कहाँ पे बोला गया था? तो यही पहली दिल्ली दरबार में बोला गया। और यहीं पे इसी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की टाइटल की उपाधि भी दिया गया था। तो कैसर-ए-हिंद की भी टाइटल दिया गया, तो यहीं पे कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि यहीं पे मिला किसको? तो महारानी विक्टोरिया को मिला। देखिए ये ड्यूरेशन बहुत याद में आने के, अभी जो आने वाले हमारे जनरेशन है, जब तक इतिहास रहेगा चलते रहेगा तब तक तो चलना ही चलना है। ये 1876 से 78 की बात है। 1876 से 78 के बीच में क्या हुआ कि हमारे दक्षिण भारत के अंदर में, साउथ इंडिया के अंदर में, साउथ इंडिया के अंदर में एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। कब से कब तक? 1876 से 1876 टू 78। इसमें भयंकर अकाल था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन इस ब्रिटिशर्स का जो हैंडल अप कर रहे थे उनको, उन लोगों पर ध्यान नहीं गया। और इस पहला जो हमारा दिल्ली दरबार लगा था, इसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च किए। अगर वही पैसा अगर वहां उन लोगों पे खर्च किया जाता तो इतना लाइफ बर्बाद नहीं है। तो ये एक पॉइंट ये भी हमारे पास में आंसर राइटिंग के लिए भी रहेगा। दूसरी कंडीशन है, ये हमारा दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 का हो रहा है, तो ये दूसरा दिल्ली दरबार आएगा, 1903 वाला आएगा। अब ये लॉर्ड कर्जन करेगा आयोजित, इसको लॉर्ड कर्जन पूछेगा क्वेश्चन, किसने आयोजित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया। और किसकी सम्मान के लिए किया था? एक राजकुमार था एडवर्ड 7, तो उसकी सम्मान के लिए किया गया ये आयोजन। तो लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया, और किसके सम्मान के लिए? एडवर्ड राजकुमार है 7 की सम्मान के लिए आयोजित किया। एडवर्ड 7 की सम्मान के लिए ये हमारा सेकेंड दिल्ली दरबार। और सेकेंड दिल्ली दरबार में जो पैसा खर्च हुआ वो पहले वाले दिल्ली दरबार से भी काफी ज्यादा खर्च हुआ। ये माइंड रखना है कि सेकेंड दिल्ली दरबार लगा तो उसमें जो पैसे खर्च हुए वो पहले वाले दिल्ली दरबार से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे सेकेंड दिल्ली दरबार। अब लॉर्ड कर्जन ने इसको आयोजित किया। अब नेक्स्ट हमारे पास में है, और किसके सम्मान के लिए? राजकुमार के सम्मान के लिए किया। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास दिल्ली दरबार है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा दिल्ली दरबार है जिसमें राजा स्वयं पार्टिसिपेट किया था, राजा स्वयं भाग लिया था। तो ये थर्ड दिल्ली दरबार है जिसमें राजा खुद भाग लिया था, जिसमें किंग जॉर्ज 5 भी आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी, मैडम मैरी। तो मैडम मैरी भी आई थी, मैडम मैरी भी आई थी इसमें, और किंग जॉर्ज 5 भी थे। और ये पहला ऐसा तीनों में से ये दरबार लगा जिसमें राजा खुद पार्टिसिपेट किया है, तो किंग जॉर्ज 5। और ये थर्ड दिल्ली दरबार से बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये है, मैंने बताया भी था कि 7 दिसंबर से 1916 का है, लेकिन मेनली जो डिसीजन लिया गया बहुत सारा ये 12 दिसंबर 1911 को लिया गया है, इसलिए डेट को ज्यादा करके इंप्लीमेंट किया था। अब है, बंगाल से अलग करने का आदेश दे दिया गया था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये जो बंगाल कलकत्ता वाला रीजन, ये सब एक था, सब एक था। तो उसमें डिसीजन जो हमारा दिया गया कि बिहार को अलग किया जाए, तो बिहार को अलग किया गया। जब बिहार अलग हुआ था, बिहार जब अलग हुआ था तो उस वक्त बिहार के अंदर में जब साइड किया गया था, तो बिहार के अंदर में आज का जो झारखंड है वो बिहार के साथ ही था, उड़ीसा भी बिहार के ही साथ। इतना पोर्शन लेकर के हमारा वो साइड हुआ, इतना पोर्शन लेकर वो साइड हुआ। तो बिहार को तो आदेश दे दिया गया, कब दिया गया? तो 12 दिसंबर 1911। लेकिन ये तो आदेश मिला 22 मार्च 1912 को इसको आधिकारिक सूचना दे दी गई।
आधिकारिक सूचना दे दी गई कि भाई अब बिहार को हम अलग कर दिए। आधिकारिक सूचना आया 22 मार्च को आधिकारिक सूचना आया, वहां तो वो बोला गया, आदेश दिया गया था, लेकिन यहाँ आधिकारिक सूचना मिल रहा है कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और यही रीजन है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और यही 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है, ये आपको माइंड रखना। तो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में भी है। अब देखिएगा, ये तो हमारा, अब एक और बात है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1912 को इसके पास में अब अपना एक काम करना शुरू कर दिया। हमारा जो बिहार था एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में, जब क्वेश्चन बोलेगा कि हमारा बिहार एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होकर आजाद होकर के कब से काम करना शुरू कर दिया था, 1 अप्रैल 1912 से वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर दिया। आधिकारिक सूचना कब मिला था? 22 मार्च 1912 को आधिकारिक सूचना। तो ये इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर दिया, एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस हो गया है, प्रांत हमारे पास इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर। अब है इसी में देखते हैं वो, अब नेक्स्ट हम लोग का है क्या चीज कि ये जो डिसीजन, जो दिल्ली दरबार का जो डिसीजन वगैरह आया, देखिए इसमें कहानी है। यहाँ से एक और मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ तो और बढ़िया आपका पॉइंट सब मिल जाएगा। इसमें कहानी बोला जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को, अब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर से लिंक करा रहा हूँ और इससे बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किया गया कि एक उनके दोस्त थे, इस बात का प्रूफ कहाँ मिलता है, भी क्वेश्चन पूछा था कि उनके दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला कि भाई आप जो हमारा किंग जॉर्ज फिफ्थ आ रहे हैं तो उनकी सम्मान के लिए कोई गीत वगैरह गाने का तैयारी कीजिए, गीत वगैरह गाना गाने का उनके स्वागत के लिए कोई तैयारी कीजिए, उनके सम्मान के लिए तैयारी कीजिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस सभी फैक्टर में बहुत सारे विवादें भी है। तो इस बात का ओपन कहाँ किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा बुक है, किस राइटर का वो बुक है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके दोस्त ने बोला कि तुम राजा की सम्मान के लिए, जॉर्ज फिफ्थ की सम्मान के लिए क्या करो कि ये गाना वगैरह, गीत वगैरह की तैयारी करो। तो एक बुक है जो एक नित्य प्रिय, ध्यान रखना है, नित्य प्रिय जो है वो नित्य प्रिय के द्वारा एक बुक लिखा है, राइटर है, नित्य प्रिय एक राइटर है, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है और उस बुक का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर अ पिक्टोग्राफी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उस बुक का नाम है जिसमें जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा, रविन्द्रनाथ टैगोर अ पिक्टोग्राफी, ये बुक है जिसकी राइटर नित्य प्रिय हैं, वो अपनी बुक में इस बात को मेंशन किए हैं। और किस बात को? कि उनके दोस्त ने बोला कि आप उनके सम्मान के लिए गीत वगैरह की तैयारी, इस बात का एक खुलासा करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन अब यहाँ से जब नेशनल एंथम की बात जब जुट जा रही है तो देखिए, यही रविन्द्रनाथ टैगोर है जो बांग्लादेश का अमर सोनार, हमारे इंडिया का जन गण मन यानी नेशनल एंथम को ये इन्होंने क्या किया था, ये लिखा था। अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन गण मन है, नेशनल एंथम जो लिखा गया, नेशनल एंथम है, तो इस नेशनल एंथम सबसे पहले किस मैगजीन में लाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस मैगजीन का नाम था, मतलब किस मैगजीन में से प्रकाशित किया गया था इस जन गण मन को सबसे पहले, तत्वबोधिनी। तो उस मैगजीन का नाम है तत्वबोधिनी, ये भी दिमाग में रखना है, तत्वबोधिनी। इस मैगजीन में प्रकाशित किया गया जन गण मन को पहली, और मतलब 1912 में इसे प्रकाशित किया गया। कब थे? 1912 में। हम ये भी ईयर याद रख सकते हैं, 1912 में प्रकाशित किया गया। अब ये जो नेशनल एंथम है, इस नेशनल एंथम के टाइम पीरियड क्या है? तो 52 सेकेंड का है। कितने स्टैंजा है? तो 5 स्टैंजा है, 5 स्टैंजा है इसके लिए। नेशनल एंथम के अंदर में हमारा 5 स्टैंजा है। अब इसी को देखते हैं कि एक्चुअल में गाया कब गया पहली बार। ये पहली बार
एक्चुअल में जो गाया गया है वो 26th INC का सेशन था। एक कहीं कहीं पे 27th भी INC सेशन लिखता है। तो ये मैं जहां तक मैं क्लियर हूं और मैं बिलीफ सिस्टम के साथ लिख रहा हूं कि 26th INC सेशन था, 26th INC सेशन था। तो उस सेशन में एक सेशन कहाँ था, कलकत्ता में सेशन हो रहा था। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26वां सेशन। इस 26वां सेशन के अंदर में ये कलकत्ता में हो रहा था। कब हुआ था ये, तो ये 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। तो इस सेशन में, इसी सेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर खुद गाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें खुद गाए थे। कहाँ पे, इसी सेशन में। मतलब हमारा नेशनल एंथम पहली बार, सबसे पहली बार, सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था, तो ये 26वां जो हमारा INC का सेशन कलकत्ता में हो रहा था वहीं पे गाया गया। और ये जो इसके जो कौन थे, मतलब जो है कि विशनधर थे। मतलब इसका जो प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा इस सेशन का, इस सेशन का जो अध्यक्ष कौन था ये भी पूछा जाता है कि ये जो सेशन कलकत्ता में चल रहा था तो उस सेशन का अध्यक्ष कौन था, तो विशनधर थे। विशनधर थे, ये इसके अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे इसके, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। और क्या होता, मतलब उसके बाद में इसी के अंदर में अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं नेशनल एंथम के रिगार्डिंग। जो हमारा फैक्टर जब कंप्लीट हुआ है, देखिए नेशनल एंथम का टोटल ओवरऑल व्यू जो हमने देखा, नेशनल ओवरऑल का पहली बार 27 दिसंबर 1911 में यहाँ पे गाया गया। दूसरी कंडीशन तत्वबोधिनी बुक के अंदर में इसको जो है पहले वाले जो मैगजीन है वहाँ पे इसे मैगजीन में प्रकाशित किया गया। किस शीर्षक से लिया गया है, तो भारत में किस शीर्षक से जन गण मन को लिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत भाग्य विधाता, ये आपको माइंड रखना है। जो शीर्षक से लिया गया उसका नाम है भारत भाग्य विधाता। भाग्य विधाता शीर्षक से इसको लिया गया, ये नेशनल एंथम। भारत भाग्य विधाता से शीर्षक को लिया गया। अब इसी के बेसिस पे अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करें। एक और बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ फैक्टर हम लोग और देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में दिया है। नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। लिटरेचर के फील्ड में हिंदी साहित्य के लिए दिया गया, हिंदी साहित्य के लिए। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे सोच के आदमी नहीं है कि हम इंडिया के हैं तो इंडिया वाले के फेवर में जाएंगे। वो पूरे मानव को एक मानते हैं, मानव को, हर एक मानव का दर्द को अपना दर्द मानते हैं। और उस मतलब वो भारत के लिए रहते हुए भारत की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश नहीं। मानवता जहां भी आएगा तो पूरों को प्रायोरिटी देंगे। वो मानवता जहां आएगा वो पूरे को प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट इनके पास में था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में। मतलब अंग्रेज के साथ है ना, कोई गलत तरह से कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका भी वो विरोध करेंगे, उसका भी ये विरोध करेंगे। तो हमारे पास में मतलब ये ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिज्म नेचर एक तरह से बोला जाए, मानवतावाद के नेचर के थे बेचारे। और इसके बाद क्या है, 3 जून, एक और क्वेश्चन इस पे आता है कि 3 जून 1915, 3 जून 1915 को, 3 जून 1915 को इन्हें एक नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको नाइटहुड का टाइटल कब दिया गया, तो 3 जून 1915 को मतलब दिया गया नाइटहुड। ये नाइटहुड क्या है, एक सम्मान है, सम्मान है, मतलब सर की उपाधि है, सर। नाइटहुड बोलिए या सर बोलिए, एक टाइटल है ना, इसको दिया गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस टाइटल को, जब जालियांवाला महासाकर होता है, जालियांवाला बाग महासाकर होता है, तो उसको देख करके इन्होंने क्या किया, उस टाइटल को रिटर्न कर दिया। ब्रिटिशर्स को ये रिटर्न कर देते हैं, लौटा देते हैं। किस टाइटल को, नाइटहुड की टाइटल को। किस वाले को, कौन से वाले इवेंट को देख करके, तो जालियांवाला बाग महासाकर को देख करके रिटर्न कर दिया। अब देखिए नेशनल एंथम से एक और पॉइंट बड़ा बढ़िया बनता है, एक पॉइंट और बढ़िया है इसमें
कि नेशनल एंथम में जो कंपोज किया गया, तो नेशनल एंथम को जो कंपोजर थे, तो कंपोज किसने किया इसको? तो इसको राम सिंह ठाकुर ने कंपोज किया था, ये रिमाइंड रखना। राम सिंह ठाकुर, राम सिंह ठाकुर ने इसे कंपोज किया था, नेशनल एंथम को कंपोज किया था। तो अब मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर काफ़ी बढ़िया लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं।